हम इंसानों ने करीब 50 साल पहले चांद पर पहली बार कदम रखा था। नासा के अपोलो 11 मिशन के दौरान 3 एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा गया था, जिनके नाम थे नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कोलिंस। नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलकर चांद पर पहला कदम रखने वाले पहले इंसान बनते हैं। इस चीज को लाइव टेलीविजन पर दिखाया जा रहा था और यह इंसानों की हिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट था। वहाँ पर जाने के बाद ये एस्ट्रोनॉट अपने देश का झंडा चांद पर लगाते हैं, जो आज भी वहाँ पर मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह कुछ मून रॉक्स को भी कलेक्ट करते हैं, जिन्हें बाद में लेबोरेटरी में रिसर्च पर्पज के लिए दे दिया जाता है। यह मिशन बिल्कुल एक सपने के सच होने जैसा था, लेकिन इस मिशन में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। नासा ने चांद पर एस्ट्रोनॉट तो भेजे, लेकिन उनके वहाँ पर जाने का कोई भी सॉलिड कारण नहीं था। अमेरिका सिर्फ अपनी पावर को दिखाने के लिए ऐसा करना चाहता था, जिस वजह से मून लैंडिंग को बाद में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था। यह मिशन न सिर्फ टेक्नोलॉजिकली एडवांस था, बल्कि इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च हुए थे, लेकिन इन चीजों का रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो था। यही कारण है कि पिछले इतने सारे दशकों में हमें एक भी मून लैंडिंग मिशन देखने को नहीं मिला है। लेकिन वैज्ञानिकों ने चांद पर मौजूद एक ऐसी चीज की खोज की है, जिसे पाने के लिए वापस से नासा चांद पर जाने का प्लान कर रहा है। इस बार वैज्ञानिकों के पास चांद पर जाने का एक बहुत ही मजबूत रीजन है, और यह हम इंसानों के पूरे भविष्य को बदल कर रख सकता है। यह क्या चीज है और दुनिया भर की इतनी सारी स्पेस एजेंसी इसके पीछे क्यों इतना पागल है? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी चीज के बारे में बताने वाले हैं, जिस वजह से यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी एनर्जी डिमांड भी बढ़ रही है। एक समय ऐसा था जब हम पृथ्वी पर मौजूद रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, लेकिन 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने की वजह से सब कुछ बदल गया। इंसानों ने बहुत तेजी से ऐसी ऐसी तकनीकें और आविष्कार करने शुरू किए, जिनके जरिए पृथ्वी पर मौजूद रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जा सकता था। इन रिसोर्सेज से निकलने वाली एनर्जी को अलग अलग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता था, ताकि प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जा सके। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि जिन भी फॉसिल फ्यूल्स का हम इस्तेमाल कर रहे थे, वह असल में नॉन रिन्यूएबल थे। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जिन्हें दोबारा से रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। अगर ये एक बार खत्म हो जाते हैं, तो इन्हें दोबारा से लाना इम्पॉसिबल है। आज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के करीब 200 साल बाद हम इनके अंत को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। वैज्ञानिकों द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा से यह पता चलता है कि पृथ्वी पर जितना भी तेल मौजूद है, वह मात्र अगले 50 सालों तक ही चल पाएगा, और उसके बाद वह पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तेल के अलावा नेचुरल गैस का भी इस्तेमाल बड़े लेवल पर किया जाता है, और ये भी अगले 53 सालों में पृथ्वी से खत्म हो जाएगी। अंत में आता है कोयला, जिसे खत्म होने में अभी बहुत समय बचा है, लेकिन यह भी एक न एक दिन खत्म हो ही जाएगा। पृथ्वी पर मौजूद कोयला अगले 114 सालों तक हमारी इंडस्ट्री को पावर करने के काबिल रहेगा, और उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिक अब धीरे धीरे ऐसे रिसोर्सेज को खोजने और इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं जो रिन्यूएबल होते हैं, यानी एक बार खत्म होने के बाद वह दोबारा से रिक्रिएट हो जाते हैं। इसमें ऐसे भी रिसोर्स आते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। लेकिन इन सब के अलावा वैज्ञानिक एक ऐसे एलिमेंट के बारे में जानते हैं जो बहुत छोटी अमाउंट में बहुत ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। इससे जुड़ी एक और अच्छी बात यह है कि इसके द्वारा प्रोड्यूस की गई एनर्जी पूरी तरीके से क्लीन होती है और कोई भी पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करती। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मटेरियल के मात्र 1 टन में 1.5 करोड़ तेल के बैरल्स बराबर एनर्जी होती है। शायद आपको इस मात्रा का अंदाजा न लग पाया हो, तो आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जिसकी आबादी 30 लाख है। इस शहर में 365 दिनों तक 24 घंटे लगातार बिजली देने के लिए उस मटेरियल का मात्र 500 किलो इस्तेमाल होगा। अब शायद आपके दिमाग में यही सवाल आ सकता है कि जब यह फ्यूल इतना ज्यादा अच्छा है, तो इसे इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है? खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मटेरियल पृथ्वी पर नहीं बल्कि चांद पर मौजूद है। हम बात कर रहे हैं हीलियम 3 की। यह एक ऐसा एलिमेंट है जिसके जरिए बहुत भारी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, और यही कारण है कि नासा वापस से चांद पर जा रहा है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि इसकी वजह से एक स्पेस रेस स्टार्ट हो सकती है,
जब रशिया ने अपनी पहली सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च की थी तो उसकी वजह से अमेरिका में हलचल मच गई थी। अमेरिका किसी भी तरीके से रशिया से पीछे नहीं रहना चाहता था और यही कारण था कि उन्होंने भी बहुत तेजी से स्पेस मिशन करने चालू कर दिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने पब्लिक में एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की जो कुछ समय के लिए बिल्कुल अविश्वसनीय थी। उन्होंने अपनी स्पीच में बताया कि वह 1970 से पहले इंसानों को चांद पर सही सलामत भेजकर वापस लाने का एक मिशन करेंगे। अब ध्यान रखिए कि हम 1960 के दशक की बात कर रहे हैं, जब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। ऐसे में इंसानी स्पेस मिशन को करना और भी ज्यादा कठिन बात थी। लेकिन 1969 में फाइनली यह सच हो जाती है और इंसान पहली बार चांद पर कदम रखते हैं। इसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी में लगातार इम्प्रूवमेंट होती रहती है, जिस वजह से नए नए टेलीस्कोप और नए नए स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में लॉन्च होते रहते हैं। इससे एक बात तो क्लियर है कि स्पेस रेस होने की वजह से टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट आती है और हमें ब्रह्मांड से जुड़े बहुत सारे रहस्यों के सवाल जानने को मिलते हैं। लेकिन इस बार स्पेस रेस का मुख्य मकसद चांद पर जाकर रिसर्च करना नहीं, बल्कि वहाँ पर मौजूद हीलियम 3 को कंट्रोल करना होगा। इसके लिए बहुत सारे देश प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि नासा ही इस रेस को जीत रहा है। नासा के आर्टेमिस मिशन की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और उनके मुताबिक 2028 तक वह चांद पर इंसानों को भेज देंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि वह इंसान चांद पर जाकर वापस आने के लिए नहीं, बल्कि वहीं पर बसने के लिए भेजे जाएंगे। अब असल में वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं, बल्कि वैज्ञानिक होंगे जो वहाँ पर मौजूद हीलियम 3 पर स्टडी करेंगे और उसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए यह पता लगाने की कोशिश करेंगे। कई लोगों के मन में ये डाउट होता है कि वैज्ञानिक पृथ्वी पर मौजूद रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की जगह चांद पर क्यों जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी पर मौजूद रिसोर्स को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्स कलेक्ट करने में जो दिक्कतें आती हैं वह अनकंट्रोल्ड हैं, यानी उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसी सोलर एनर्जी एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। हम जानते हैं कि सूर्य से जो भी एनर्जी आती है उसे हम सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके स्टोर और यूज कर सकते हैं, लेकिन कई बार मौसम खराब होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। अब अभी हम इतने ज्यादा एडवांस नहीं हुए हैं कि हम पृथ्वी के मौसम को कंट्रोल कर सकें। इसलिए किसी भी सीरियस इंडस्ट्री में सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाना बहुत ही रिस्की चीज है। मान लीजिए सोलर पैनल का इस्तेमाल किसी अस्पताल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। ऐसे में मौसम खराब होने और बिजली के ना प्रोड्यूस होने की वजह से उस अस्पताल में बहुत लोगों की जानें जा सकती हैं। अंततः हमें फिर से किसी ऐसे ही रिसोर्स पर डिपेंड होना पड़ेगा जो नॉन रिन्यूएबल है, जिस वजह से